हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना क्या है, किस तरह का वायरस है, किस तरह के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, कोरोना अगर हो जाए तो क्या करें, कौन से तरह का कोरोना अगर आपको हो गया है तो आपको डरने की जरूरत है, कौन से टाइप का कोरोना हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। जिसको यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए वीडियो अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, आप कोई भी हैं, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो जितने आपके पास लोग हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत नीड है आजकल इस इंफॉर्मेशन की। तो देखिए, अगर बात करें सबसे पहले कोरोना के बारे में। अच्छा, दूसरा, अगर आप कहीं एक स्पेसिफिक पार्ट को देखने आए हैं कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो किनको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो किनको नहीं लेनी चाहिए, तो ये सारा अगर आप आगे स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। अलग अलग पोर्शन के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज कोरोना, कि कोरोना है क्या। तो देखिए, ये जो वर्ड है, ये कोरोना जो आप देख रहे हैं, ये आया कहां से, सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे। तो जो कोरोना है, ये इसका हिंदी में मतलब देखेंगे तो मुकुट इसका मतलब होता है। कोरोना का मुकुट का मतलब क्या है, देखिए जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो आपने देखा होगा जैसे चंद्रमा है, मून है, वो सन के सामने आ जाता है, तो जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है, तो वो एक मुकुट जैसी स्ट्रक्चर होती है, मुकुट जैसी संरचना होती है। तो इसलिए इसका नाम है वो रखा गया है कोरोना। तो वहीं पे देखिए, दूसरा इसका जो नेम है वो यहाँ पे इसको बोला जाता है सारस। ठीक है, सारस कोविड। अब सारस का मतलब क्या है, देखिए सारस है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये सारस देखिए, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब सेवर का मतलब समझेंगे, एक्यूट क्या है, देखिए यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक दो तरह की डिजीज होती हैं। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको पता होगा। देखिए एक्यूट डिजीज कौन सी होती है, यहीं पे अगर कुछ थोड़े से टाइम के लिए जो डिजीज आपके पास रहती है उनको एक्यूट कहा जाता है। जो लंबे टाइम तक, जैसे टीबी है, ट्यूबरोक्लोसिस है, लंबे समय तक चलती है, तो उसको कोरोनिक डिजीज कहा जाता है। तो एक्यूट की कैटेगरी में आता है रेस्पिरेटरी, मतलब श्वास संबंधी दिक्कत, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र आपका होता है, जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाधित करता है। और ये आपको पता भी होगा, सांस लेने में दिक्कत, ये सारे इसके सिम्टम्स। तो अभी इसके बाद देखिए बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसी है। तो देखिए, मुकुट, मुकुट नाम होता है कोरोना का हिंदी में। ठीक है, मुकुट मतलब होता है, तो इसलिए इसका नाम कोरोना रख दिया गया। ठीक है, मुकुट जैसी संरचना स्ट्रक्चर थी इसकी। ठीक है, नाम इसका क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सारस। कोई पूछ ले तो बता सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे कोरोना की, तो ये जो कोरोना की स्ट्रक्चर है, आप फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये जो पार्ट है सबसे डेंजरियस है। फिर यहाँ पे देखिए चार टाइप के इसमें प्रोटीन है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है एस प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन जिसको कहा जाता है। देखिए ये जो पोर्शन है, स्पाइक प्रोटीन इसको कहा जाता है। ठीक, फिर ये वाला जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे आरएनए, ये जो अंदर पार्ट देख रहे हैं, ये अब देखिए, अगर वायरस की आप बात करेंगे तो वायरस कुछ भी नहीं, वायरस एक कोई सेल नहीं है। ये बाहर पड़े पड़े ग्रो नहीं कर सकता है। जैसे आपने कहीं बाहर वायरस को डाल दिया, अभी इसको छोड़ दिया, ये ग्रो नहीं कर सकता, ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि सेल होती है, सेल डिवीजन होता है, उसमें माइटोसिस, मायोटिक, वो सेल डिवाइड कर लेती है अपने आप को, 2 से 4, 4 से 8 ग्रो कर लेती है। लेकिन ये जब तक किसी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा, जैसे मेरे अंदर वायरस इंटर कर गया या किसी और के अंदर कर गया, तो वहां पे ये ग्रो करेगा। बेसिकली एक गेस्ट होता है, एक होस्ट होता है, जिसके घर में हम जाते हैं वो होस्ट है, हम गेस्ट हो गए। तो ये बेसिकली गेस्ट की तरह से काम करता है। अब वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो वहां अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई, वहां भी सेल डिवीजन नहीं करता, ये सेल नहीं है किसी टाइप की। अगर इसको बाहर छोड़ दें तो इसका मतलब क्या है, ये आरएनए या डीएनए के टुकड़े के ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई भी वायरस, किसी भी तरह का वायरस, कुछ वायरस डीएनए होते हैं, कुछ वायरस आरएनए होते हैं। ये वाला जो वायरस है वो किस कैटेगरी में आता है, आरएनए की। देखिए ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये इसका आरएनए है। ठीक है, अब ये जो बाहर देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये जब जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब ये एंटर कर गया, तो क्या करता है, वहां पे जिस रास्ते से घुसता है सेल के अंदर, तो वो ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, जिसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है, एस प्रोटीन, आपने खूब नाम सुना होगा इसका, स्पाइक प्रोटीन। तो ये वो एस प्रोटीन है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो पार्ट, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो अंदर वाला पार्ट क्या है, ये आरएनए है, एन प्रोटीन इसको कहा जाता है। देखिए आरएनए के अंदर बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट देखिए, ये जो इसमें वैसे तो सेल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, तो इसलिए इसको एन प्रोटीन बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये इसकी एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, बाहर की सतह है, बाहर की चद्दर है। ठीक है, ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप, ये चद्दर है, इसको बोलते हैं एम प्रोटीन।
ठीक है, इसको एम प्रोटीन कहा जाता है। और फिर यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं, देखिए ये छोटे छोटे आपको पार्ट दिख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे पार्ट है इनको कहा जाता है एनवल्प प्रोटीन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक प्रोटीन, एन प्रोटीन, एम प्रोटीन और यहाँ पे एनवल्प प्रोटीन। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नाम इसका हमने देखा, यहाँ पे देखिए क्या है, सारस सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका नेम है। उसके बाद यहाँ पे नेम कहां से लिया है ये हमने देख लिया। अभी सिम्टम्स की बात करेंगे। देखिए ज्यादातर सिम्टम्स आपको पता है, बहुत सारे इसके काफी सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नाक बहेगा, फीवर आपको आएगा, बुखार हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज देखिए जाकर के किस पे असर करता है, फेफड़े पे असर करता है, तो फेफड़ा जाम कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो वहां पे सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, ऑक्सीजन लेवल आपका कम होता चला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो ऐसे लक्षण जो सब में नजर आते हैं, वो कौन से हैं? या तो बुखार होगा आपको, ठीक है, फीवर आएगा आपको, बहुत तेज बुखार आएगा, फीवर होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको बिल्कुल टायर्डनेस, थकान महसूस होगी, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आती है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम चला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, तो नॉर्मल, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको आती है। ठीक है, तो एक तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आपको सिम्टम्स फील होगा। दूसरा, फीवर सबको आएगा। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर भी नाक बहना, खांसी आना, काफी लंबे समय तक अगर बुखार आ रहा है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आगे बात करेंगे कैसे बचाव हो सकता है, कैसे पहले हमें पता चलेगा कोरोना है कि नहीं है। तो उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, ये हमने कर लिया। उसके बाद अभी ये हमने कोरोना की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कोरोना क्या होता है, एक बार सिंपली हमने डिस्कशन कर लिया। बाकी कंप्लीट आप जाकर के कहीं भी पढ़ सकते हैं खूब। अभी तक आपने काफी सारी वीडियो इस कोरोना के बारे में देख भी ली होंगे, पर यहाँ हम कंप्लीट एक वीडियो के अंदर सारा कुछ डिस्कशन करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब दूसरी बात मैं करूंगा वैक्सीन के बारे में। तो जो वैक्सीन है उसका मतलब क्या होता है? देखिए वैक्सीन का नाम, ये जो जिससे मिलकर के बना है उसका नेम है क्या है? वैक्का। ठीक है, वैक्का जो वर्ड है इससे वैक्सीन लिया गया है। और वैक्का का मतलब क्या होता है? देखिए वैक्का का मतलब होता है गाय। अब आप सभी जानते हैं, देखिए गाय को हम मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर, तो वहीं पे जो गाय है वो हमारा बुरा कर सकती है क्या? कभी कभी बुरा नहीं करेगी आपका। ठीक है, जो भी उससे आपको मिल्क मिलेगा, जितनी सारी चीजें जहां से आप गाय से आपको मिलती है, वो सारी आपके लिए फायदेमंद होती है। तो वहीं ठीक उसी तरह से जो वैक्सीन जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? वैक्का से लिया गया है। अब ये जो वैक्का है इसका मतलब होता है गाय। अब ये वैक्सीन देखिए कितने टाइप की, देखिए आपने बहुत सारे टाइप की पोलियो की वैक्सीन होती है, या ट्यूबरकुलोसिस के लिए, अलग अलग जितनी डिजीज है उनके लिए वैक्सीन आज तक बनी हुई है। लेकिन इसकी वैक्सीन बनते बनते काफी टाइम लगा, लेकिन अभी जो वैक्सीन आ गई है वो काफी सारे टाइप्स की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये फाइजर वैक्सीन है जिसको बायोएनटेक कंपनी ने बनाया, जिसके अंदर mRNA का, जैसे अभी हमने देखा था कोरोना के अंदर। अभी देखेंगे कौन कौन सी वैक्सीन है, कौन से टाइप्स की है और कौन सी इफेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसका क्या था? आर प्रोटीन था। जो इसका आपका आर प्रोटीन, यहाँ पे देखिए ये जो एस प्रोटीन है इसका स्पाइक प्रोटीन, और ये वाला जो मेम्ब्रेन वाला प्रोटीन था ये कौन सा था? एम प्रोटीन था। अब अगर एम प्रोटीन की बात करेंगे तो ये जो आपके पास बायोएनटेक कंपनी ने जिसको बनाया फाइजर वैक्सीन को, इसके अंदर mRNA का यूज हुआ है। mRNA नहीं, मेम्ब्रेन का जो इसका आरएनए का छोटा सा पीस ले लिया गया है। सबसे पहले देखिए वैक्सीन होती क्या है, बात करेंगे। वैक्सीन क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी वैक्सीन लगाया जाता है तो होता क्या है, छोटा सा एक कोई भी एक पार्टिकल जो कि आपका वायरस से रिलेटेड होता है वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर करवा दिया जाता है। अब वो वायरस का जो पार्टिकल है, या उस वायरस का जो भी एक सिम्बियोटिक एक छोटा पार्टिकल हो गया कोई भी, जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, अब वो आपको यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नॉर्मल वे के अंदर आप अपना काम करते रहेंगे, बेसिक में सब कुछ होगा। लेकिन उसके चलते होगा क्या कि आपकी बॉडी को पता चल जाता है ये एक वायरस का कोई ये पार्ट है, ये कोई फॉरेनर मटेरियल है, ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गया है। अब इंटर कर गया है, बॉडी क्या करेगी? उसके लिए एंटीबॉडी बना लेगी। देखिए दो चीज होती है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आपने मान लेते हैं अपने घर के अंदर पहरेदार बैठा रखे हैं कि इस ऐसे ऐसे शक्ल का अगर कोई भी आदमी आएगा, जैसे मान ले आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोग अगर आपके घर में आते हैं, ठीक है, सिंपली 5 लोग आ गए आपके घर में, चट्ठा अगर कोई भी आया, आपने बता दिया जो सोल्जर जितने भी सैनिक खड़े हैं कि उसको गोली मार देनी है आते ही, उसको एंटर करने नहीं देना है घर में। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जब होता है तो यहाँ पे देखिए जो एंटीजन है ये क्या हो गया? एक फॉरेनर मटेरियल, यानी बाहर का मटेरियल। इसको आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो सोल्जर सेल है, जो WBC काम करती है, आपका इम्यून सिस्टम जो काम करता है,
तो वो उसको पहचानता नहीं है। ये उसको देखते ही क्या सोचेगा, ये तो अरे ये तो बॉडी का मटेरियल ही नहीं है, तो बाहर से आया है कहीं से हमारे से, तो वो उसको तुरंत मारने का ट्राई करेंगे। लेकिन ये वायरस अगर जिंदा फॉर्म में आपके अंदर चला गया तो ये बहुत बहुत हार्मफुल होता है। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो लाइसोसोम, देखिए सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेसिकली सुसाइडल बैग भी जिसको कहा जाता है, उसको ही हाईजैक कर लेता है, उसके ऊपर हाईजैक करके और फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस करवाने लगता है। ठीक है, लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं कर, अब देखिए लाइसोसोम को पहले हाईजैक कर लिया, फिर आपकी बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स हैं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करने लग रहे हैं, अब इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं फिर वो। तो इससे अच्छा क्या है, एक छोटा सा पहले ऐसा वायरस डाल दिया, नॉर्मल उसका एक पार्ट है जो आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि हाँ एक ऐसा वायरस होगा हमारी बॉडी में आएगा, आते ही उसको तुरंत खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ठीक है, तो आपकी बॉडी आएगी। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, देखिए वायरस जैसे ही आया, अब ऐसा नहीं कि आज वैक्सीन लगाया आपने कल ही आपकी बॉडी उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अंदर एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा, आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक इसमें टाइम लगता है कि एंटीबॉडी जब तक बन जाए। ठीक है, तो वैसे बाकी काफी सारे वैक्सीन आपने पहले भी लगवाए होंगे, जब छोटे थे तब भी आपको पोलियो वगैरह के जो वैक्सीन है वो लगाए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो वैक्सीन लेना कोई नई बात नहीं है, वैक्सीन आप आराम से लगवा सकते हैं। ये जो वैक्सीन है, जो फाइजर वाली वैक्सीन, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, पर फिर भी इसमें देखिए mRNA का उपयोग किया गया है। दूसरा ऑक्सफोर्ड की या यहाँ पे यूनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, तो इसके अंदर चिंपैंजी के अंदर जो वायरस पाया जाता है, ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है उसका एक ग्रुप है जिसमें जो चिंपैंजी में था, तो उसका एक पार्ट लेकर के इस वैक्सीन को बनाया गया है। सब वैक्सीन का देखिए एक ही मैकेनिज्म होता है बेसिकली, कि आपकी बॉडी के अंदर वायरस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है उसको डालना और उसके लिए एंटीबॉडी बना देना। अब आपका इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, जैसे ही वायरस आएगा उसको पहचान जाएगा इम्यूनिटी सिस्टम, तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा, जिससे पहले वो आपको हार्म करे। ये जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने तैयार की है, ये उसको हार्म कर देंगे। समझ गए ना बात। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, फिर ये एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें चिंपैंजी वाले का यूज किया है। उसके बाद ये जो सिनोवैक एक चाइना की वैक्सीन है जिसमें वायरस का 50% एक डिस्ट्रॉय वाला जो पार्ट है जिसका यूज किया गया है। देखिए जिंदा वायरस नहीं होता है किसी भी वैक्सीन के अंदर, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगवाई आपने और वैक्सीन लगवाते ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर फैल गया और उसने इन्फेक्शन कर दिया पूरी बॉडी में, ऐसा नहीं होता है कभी। वायरस एक ऐसा, जब वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के अंदर एक वायरस का ऐसा पार्ट होता है जो आपको हार्म नहीं कर सकता। बहुत काफी सारे टेस्ट करके और फिर वैक्सीन को तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि अब इंडिया के अंदर अवेलेबल है, जो कि एस्ट्राजेनेका ने फॉर्म करी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बहुत नाम सुना होगा आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जिसने इस कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार किया ये एस्ट्राजेनेका, और इसके एक और अमेरिकन कंपनी है यूएसए के साथ, जिसके साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। दूसरी एक और वैक्सीन जो हमारे पास है ये कोवैक्सीन है, जिसको बायोटेक कंपनी ने तैयार किया है। ये 2 डोज इंडिया में अभी लगाए जा रहे हैं, एक तो कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। ये 2 डोज हैं जो अभी इंडिया के अंदर लगाए जा रहे हैं फिलहाल हाल में। ठीक है, तो ये जो देखिए दोनों डोज, ये जो है कोविशील्ड और ये जो कोवैक्सीन है, दोनों अभी इंडिया के अंदर चल रहे हैं, लगाए जा रहे हैं काफी। तो यहाँ पे ये जो दोनों डोज है इनके बीच में जो टाइम है वो होता है आपका कम से कम, आपका जो टाइमिंग है वो होना चाहिए कम से कम 5 से 6 वीक का। 5 से 6 वीक का जो टाइम है वो होना चाहिए। जैसे पहले आपने कोविशील्ड का डोज है वो लगवा लिया, उसके बाद जब आप कोवैक्सीन लेंगे तो उसके बीच में आपका जो टाइम है वो जो गैप है 5 से 6 वीक का टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये है। अब तो देखिए अभी हमने यहाँ पे देख लिया है आपकी इंडिया के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन दोनों वैक्सीन को कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, देखिए बेसिकली जो mRNA, अभी हम बात कर रहे थे कि जो mRNA आपके पास होता है, mRNA क्या है, जो मेम्ब्रेन का आरएनए है उसका एक पार्ट लिया गया है बेसिकली। अब ये जो वैक्सीन है, जो 2 वैक्सीन है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर के काम कैसे करेंगी। देखिए ये यहाँ पे जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है जो इसको हम बोल रहे हैं स्पाइक प्रोटीन, अब इसके थ्रू ये कोरोना आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। इन वैक्सीन की जो एंटीबॉडी होंगी वो किस तरह से होंगी, देखिए आपने जब पढ़ा होगा एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में, जब मैंने बताया तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, इस तरह से वाई शेप होती है आपके एंटीबॉडी की। तो वहां पे यहाँ कहीं एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी एंटीजन को जाकर के पकड़ लेता है, बाइंड कर लेता है, उसके साथ बन जाता है। ठीक है, लॉक की मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट है इसका, ये बाइंडिंग साइट है, इसको अगर आपने बांध दिया तो बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर आप क्या करते हैं, तुरंत जैसे आपने अगर कोरोना आपके हाथ पे आ गया, आपने सैनिटाइजर डाला, आपने रगड़ दिया उसको सैनिटाइजर लेकर के, क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना स्पाइक प्रोटीन, ये खत्म हो जाता है, छिल जाता है पूरा अच्छे से, मतलब साफ हो जाता है। अब जब यही पार्ट इसका साफ हो गया तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर कर ही क्या सकता है,
तो ये अगर स्पाइक प्रोटीन को किसी न किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए, आपकी बॉडी के अंदर अगर इसको इंटर होने से किसी न किसी मेथड से रोक लिया जाए, स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन इसको खत्म कर दिया जाए किसी न किसी तरीके से, तो आपकी बॉडी में इंटर नहीं करेगा। वही काम ये वैक्सीन है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के करेगी। जब आपने एक पहला डोज लगवाया तो इम्यूनिटी आपकी थोड़ी अच्छी होगी, एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे। जब दोबारा आपने एक और डोज लगवाया अब 5 से 6 वीक के बाद में, तो और आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी 1 महीने के अंदर। अब ये जो इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो गई है, अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे एंटीबॉडी क्रिएट हो जाते हैं जो जाकर के इसके इस पार्ट पे चिपक जाते हैं। ये जो इसका पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट जिसके थ्रू ये अंदर जाता है बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाकर के इंटर करता है, इसी पार्ट को देखिए बंद कर देंगे, इस पार्ट को यहां से बंद कर देंगे। अब ये जाएगा कैसे, ये इंटर ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये तो समझ गए। देखिए वैक्सीन कितने टाइप की हमने देखा, अभी फाइजर है, ऑक्सफोर्ड है, यहाँ पे सिनोवैक जो चाइना की वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन जो कि इंडिया के अंदर, ये दोनों प्रेजेंट है। तो ये वैक्सीन अभी हमने देखी, ये काम कैसे करेंगी अभी हमें पता चल गया कि वैक्सीन कितने टाइप की है, कोरोना कैसा है, ये वैक्सीन है वो काम कैसे करती है। अभी यहाँ पे देखिए बात करेंगे वैक्सीन किन को लगवानी चाहिए और किन को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। देखिए किन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अब वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए का मतलब क्या, कि अगर आपको देखिए कोई ऐसी डिजीज है, बेसिकली अगर देखिए अगर आपको अगर इस तरह की कोई डिजीज हो आपको, जैसे कोई एलर्जी हो आपको, एक तो अगर एलर्जी है आपको, मान लेते हैं कोई एलर्जिक डिजीज है, अगर कोई एलर्जिक डिजीज है, अगर आपको पहले से फीवर है, अगर बुखार आ रहा है आपको 2-3 दिन से, अगर पहले से आपको जुकाम हो रखा है, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स पहले हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद हो सकता है कि कोरोना स्प्रेड हो गया है बॉडी के अंदर, तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर एलर्जी की कोई दिक्कत है, अगर एलर्जी की किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, स्किन से संबंधित एलर्जी हो सकती है, हेयर से संबंधित एलर्जी हो सकती है, किसी भी टाइप की जो एलर्जी है, ठीक है, अगर उसकी आप मेडिसिन रोज लेते हैं, डेली अगर आप मेडिसिन लेते हैं, तो पहले अपने डॉक्टर के साथ जाकर के कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप वैक्सीन को लीजिए। लोग कहते रह जाएंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, फलाना है ढिमका, लेकिन आपने अगर लगवाया तो नुकसान किसका होगा, आपकी बॉडी का होने वाला, और किसी का नहीं होगा। तो सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाना कोई कंपलसरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने अनिवार्य नहीं कर दिया है कि वैक्सीन लगवानी है। हाँ, केवल गवर्नमेंट क्या करती है, सजेस्ट करती है, हाँ भैया अगर तेरे को स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो कम से कम तुझे वैक्सीन लेनी चाहिए, ये सजेस्ट करती है गवर्नमेंट की लेनी चाहिए। ये नहीं कहती कि सभी को लगवाना अनिवार्य है, जरूरी है वैक्सीन लगवाना, ऐसा नहीं है कहीं भी। तो क्या है कि जिसको एलर्जी की कोई अगर टेबलेट आप लेते हो, फीवर अगर आपको कहीं आया है किसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, तो इस तरह की अगर डिजीज है आपको, कोई गंभीर, अब बाकी अगर टीबी है, डायबिटीज है, कोई हार्ट डिजीज है, अच्छा एक ब्लड से अगर रिलेटेड कोई डिजीज है, अगर जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा अगर पतला है ब्लड, या बहुत ज्यादा क्लोट हो जाता है, ब्लड जाम हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपको अगर ब्लड से रिलेटेड डिजीज है और उसकी मेडिसिन आप हमेशा लेते हैं, तो भी आपको नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से केस हो गए जिनको वैक्सीन नहीं लेनी है। एक तो अगर एक तो कोरोना किसी को हो गया है पहले ही, ठीक है, तो उसको नहीं लेनी है। किसी टाइप की अगर आपको एलर्जी है, अगर बुखार रहा है आपको 2-3-4-5 दिन के अंदर बुखार रहा है, तो आपको ये वैक्सीन है वो नहीं लेनी है। अच्छा, बाकी किसको लेनी चाहिए, इन लोगों को छोड़कर के जिनको एलर्जी है, फीवर है, जिनको एलर्जी नहीं है, जिनको बुखार नहीं है, जिनको कभी अभी कोरोना भी के सिम्टम्स भी नजर नहीं आए हैं, जो अच्छे से हेल्दी हैं, ठीक है, अगर बाकी कोई भी तरह की डिजीज हो सकती है, लाइक डायबिटीज है या और कोई डिजीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ये जो एक और जो पहले वैक्सीन थी, जो कोविशील्ड का जो पहला डोज आपको लगाया जाता है, देखिए जो फर्स्ट डोज आपको लगता है, वो फर्स्ट डोज आपको लगवा लेना है जाकर के। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत आपको नजर आती है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई सिम्टम्स, देखिए ये नॉर्मल सिम्टम्स है, 1-2 दिन के अंदर अगर आपको फीवर आएगा, थोड़ा टायर्डनेस आपको फील होगी, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया कि जो कोरोना है इसका थोड़ा काम करने का सिम्टम्स है, तो आखिर वो जो वैक्सीन के अंदर है वो इसी का एक पार्ट है, किसी भी के अंदर जो एम प्रोटीन है वो भी इसी का एक पार्ट है, तो वो जो आपकी बॉडी के अंदर गया है, तो उसके चलते आपकी बॉडी, देखिए फीवर कोई बुरी चीज नहीं है, अगर बुखार आपको आ रहा है, फीवर आपको आ रहा है, तो ये अच्छी चीज है। आपकी बॉडी क्या करती है कि किसी भी वायरस देखिए एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता, एक बहुत कम टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता। जब भी आपको बुखार आता है, क्यों आता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जब इंटर कर जाता है, आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है, अचानक से सारे वायरस मर के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, आपकी इम्यूनिटी अपने आप अपना काम कर रही है कि आपको फीवर आ रहा है, तो उसी केस में जब आप वैक्सीन लेते हैं तो भी आपको थोड़ा फीवर देखने को मिलता है, थोड़ी टायर्डनेस आपको फील होगी, वो 1-2 दिन के लिए सिम्टम्स है। लेकिन अगर ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, ज्यादा तेज बुखार आपको आ रहा है और वो जो सिम्टम्स है वो लगातार चलते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम की बात है, दूसरी वैक्सीन का डोज आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक ही डोज आपको फिर उसके बाद लेना है, दूसरा डोज आपको नहीं लेना है। अगर ज्यादा सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं किसी तरह के, उसके बाद आपको एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
तो आपको दूसरा डोज नहीं लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से अगर सिम्टम्स है, हेडेक वगैरह हो सकती है, सरदर्द हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप दूसरा जो डोज है आप जाकर के लगवा सकते हैं 5 से 6 वीक के बाद, ठीक है। एक तो वैसे ही वैक्सीन की इतनी कमी है, गवर्नमेंट ने बांट दी है वैक्सीन यहाँ पे दूसरे देशों के अंदर जा करके, हमारे पास यहाँ खुद के देश में वैक्सीन नहीं है, ठीक है। अब क्या ही बोलेंगे किसको जाकर के, एक 6 करोड़ आपको पता है 6 करोड़ वैक्सीन कितनी होती है, 6 करोड़ वैक्सीन ले जाकर के दूसरे देशों में बांट दी है। यहाँ रसिया इतना बड़ा कंट्री है, रूस इतना बड़ा रूस कंट्री है, उसने केवल 1 करोड़ वैक्सीन को डोनेट किया, अभी तक 1 करोड़ वैक्सीन को बांटा है। यहाँ हमारी गवर्नमेंट कई वैक्सीन को डोनेट कर रही है, चलिए डोनेट किया, वैक्सीन को ले जाके बेच भी रही है। अब कौन सा ये समझदारी का काम है, हमारे देश के अंदर लोग मर रहे हैं, एक ऐप पे जा करके क्लिक करने लग रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा वैक्सीन के लिए, यहाँ पे आप दूसरे लोगों को वैक्सीन बांटते फिर रहे हैं, यहाँ दया दिखा रहे हैं, बांटते फिर रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है, आपने किसी के पास चलो भला कर दिया, आपने दे दिया वैक्सीन, लेकिन आप जा करके किसी को बेचने लग रहे हैं वैक्सीन। घर में लोग हैं 5 लोग, वो मरने के लिए तड़प रहे हैं, वो मर रहे हैं, ठीक है, आप जाकर के पैसे ले रहे हैं, दूसरे को वैक्सीन बेचने लग रहे हैं, तो कहाँ का समझदारी का काम है भैया, ठीक है। तो ये नंबर आपका जब भी आपकी बारी आए, जब भी वैक्सीन का आपको जब भी अपॉइंटमेंट मिले, इस तरह के आपको जो मैंने बताया कि एलर्जी नहीं है, अगर फीवर आपको नहीं है, इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आप बेझिझक जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए वैक्सीन से काफी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन है वो भी हार्मफुल है, उससे मर जा रहे हैं लोग, लेकिन कितने लोग मर जा रहे हैं, 0.001% चांसेस है कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के बाद मर जाएंगे, लेकिन 100% चांसेस है कि आप बिना वैक्सीन लगाए मर जाएंगे। अब बताइए 0.001% चांस की तरफ आप जाना चाहेंगे कि आप पूरे 100% चांस आप रखना चाहेंगे। देखिए कोरोना गांवों के अंदर आ गया है, आपने भी देखा होगा अपने आसपास के लगभग सभी गांवों के अंदर सभी काफी सारे लोग हैं वो बीमार हैं फिलहाल। वो अलग बात है कि जांच नहीं हो रही, टेस्टिंग नहीं हो रही कोरोना की, जिसके चलते उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव से भले ही नहीं है, लेकिन उनके अगर फीवर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, तो वो पक्का कोरोना हो चुका है उनको, इस बात को आप ध्यान में रखिए, उनको कोरोना हो गया है, ठीक है। तो ये पक्का निश्चित रूप से, मेरे 2-4 फ्रेंड है, रिलेटिव है, जिनके अंदर मुझे पता है मतलब कोरोना लगभग फैल चुका है, हर जगह फैल गया, अपने गांव में आ गया। और आप इस बात से ये मत सोचिए कि कोरोना, कुछ जो लोग कहते हैं ना कि कोरोना कहीं नहीं है, एक बार चलिए कहीं जाकर के सिटीज के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर हालात जाकर के एक बार देख लीजिए, हॉस्पिटल में उनको पकड़ के ले जाइए, जो उनके सामने मरेगा ना तड़पते हुए इंसान, उनको पता चलेगा कि कोरोना क्या चीज है, कैसा है कोरोना। तो अगर जो ये लोग कहते हैं ना कि कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो एक बार जाकर के उनको हालात दिखा दीजिए कि किस तरह से ये जो लाशें जिस तरह से जल रही हैं, तो ये कोरोना की वजह से ही जल रही हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 100% अगर देखिए, अगर वैक्सीन नहीं लिया तो पूरे 100% चांस है आप मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर वैक्सीन ले लिया तो सिर्फ 0.001% चांस है कि, देखिए जो कोरोना है, आप डिजीज देखिए, डिजीज पे आते हैं, अगर कोरोना आपको हो गया है तो कौन से कोरोना में आपको डरने की जरूरत है और कौन से में नहीं है। बेसिकली 4 टाइप से कोरोना को देखा जा रहा है। 4 टाइप कौन कौन से हैं? बेसिकली पहला जो टाइप है वो कौन सा है कि ऐसे लोग हैं जिनको एक बार पहले कोरोना हो गया था, पहले जिनको कोरोना हो गया था और उनको अब दोबारा कोरोना हो गया, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आराम से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले जब उनको कोरोना हुआ उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो पहले क्रिएट हो गई थी। दूसरी बात क्या है कि ये वो वाले लोग हैं कि जिनको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो गया है। अब वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया है तो इम्यूनिटी किस बात की, कुछ लोग बोलेंगे भैया वैक्सीन लगवाने के बाद कोई गारंटी नहीं मिल गई आपको कोरोना नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, लेकिन वो अब इस बात से लड़ सकती है, अब आपकी बॉडी उस कोरोना से फाइट कर सकती है। अगर पहले आपको कोरोना होता 100% चांस थे आप मर जाते, ठीक है, 100% चांस थे, जो अगर नया स्ट्रेन अगर वो आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर नया स्ट्रेन भी आपकी बॉडी के अंदर आ गया, आपने वैक्सीन लगवाया, आपको 1 महीना हो गया है, तो बिल्कुल 0.1% चांसेस है कि आप मर जाएंगे। बाकी देखा गया ज्यादातर बहुत कम 1% से भी कम लोग हैं जो मर जाते हैं अगर वैक्सीन लगवाई हुई है और उसके बाद कोरोना हो जाए, नहीं लगवाई है तो काफी लोग मर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो दूसरा, ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो उनको भी डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोरोना हो गया है, कोरोना के सिम्टम्स है, कोई बात नहीं है। तीसरा, वो जो पुराना वाला स्ट्रेन है, जो ओल्ड स्ट्रेन, जो पहले चाइना वाला ओल्ड स्ट्रेन आया था, वुहान वायरस, जो कि जो पहले स्टार्टिंग में आया था, उसके रिलेटेड अगर कोई सिम्टम्स है, थोड़ा बहुत अगर ऐसा लग रहा है, बहुत हाई फीवर नहीं है, नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, डरने की बात किसको है? जिसको ये 4th पॉइंट, जो कि नया स्ट्रेन आ रहा है, जिसको डबल म्यूटेंट बोला जा रहा है। देखिए ये जो वायरस है ना, ये बहुत अभी समझदार हो गया है। क्या
पहले जो वायरस था इतना खतरनाक नहीं था। अब इसके अंदर भी क्या हुआ, इसके आरएनए के अंदर चेंजमेंट हो गया है। अब ये इसके अंदर डीएनए तो है नहीं, तो आरएनए है, आरएनए के अंदर चेंजमेंट हो गया है। इस तरह से आरएनए की जैसे डीएनए की हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इस तरह से होती है, उसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसकी बॉन्डिंग में थोड़ा वेरिएशंस आ गए। वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नताएं अलग अलग टाइप से, ये भी अपने आप को, जैसे एटमोस्फेयर के अंदर कौन सर्वाइव कर पाता है भाई, घर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, घर का टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया जाए, एक आदमी जिसको आदत है हमेशा धूप में रहने की वो जिंदा रहेगा, ऐसे लोग 3-4 लोग बाकी जो हमेशा एसी में पड़े रहते हैं मर जाएंगे। तो ये वायरस अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पे एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंगली ढालने का प्रयास कर रहा है। और एक हम लोग हैं जो कि वैक्सीन मिलने के बाद भी अपने आप को अगर इम्यून करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये क्या कर रहा है, जो न्यू म्यूटेंट आया है, और अब तो कह रहे हैं कि तीसरा म्यूटेंट भी आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो नया म्यूटेंट आया है उन लोगों को डरने की जरूरत है। अब देखिए वो लोग क्या करें कि जिनको कोरोना हो गया है, अब देखिए बुखार हुआ, आपको फीवर हो गया है और आपको सांस लेने के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रबल है, ठीक है, रेस्पिरेटरी आपको ट्रबल हो गया, बुखार है, तो ये दो चीजें देखिए मैन है, आपको हेडेक होगा, सरदर्द होगा, ये तो कॉमन बातें हैं, नाक बहना, गले में खराश, इस तरह की चीजें हैं, ये तो आपको मिलेंगी। तो अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, देखिए जब ये कोरोना आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है 4 से 5 दिन तक आपको कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा, इसके अंदर ये आप दूसरे को स्प्रेड भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोरोना एंटर कर गया है 4 से 5 दिन के अंदर, ना तो आप किसी को स्प्रेड करोगे, ये स्प्रेड भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम 4-5 दिन तक किसी लोगों के साथ खाना खा रहे थे, बैठे थे, तो ये वायरस उनके अंदर फैल जाएगा। हाँ ये एक एयरबोर्न डिजीज है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन के अंदर फैलेगा, नहीं फैलता है। जब आपको सिम्टम्स आने शुरू हुए, पहले दिन जब आपको फीवर आया, ठीक है, हो सकता है फीवर आपको नॉर्मली भी आया हो, लेकिन ऐसा टाइम जब कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, उस टाइम आप इस फीवर को बिल्कुल सीरियसली लें कि हाँ फीवर हुआ है तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। दूसरे दिन आपको अगर फिर से फीवर आया तो देखिए 2 टेबलेट यहाँ पे, एक तो जो यहाँ पे डोलो टेबलेट होती है, मार्केट के अंदर डोलो टेबलेट नाम से टेबलेट मिलेगी, या फिर पैरासीटामोल का नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है। वैसे तो जो फीवर है वो अच्छी चीज है, पहले दिन आप फीवर को आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे दिन अगर वहां उतना ही फीवर आता है तो बुखार उतारने के लिए ये जो डोलो टेबलेट या फिर पैरासीटामोल नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, उस टेबलेट का आप यूज करें, ठीक है। उस टेबलेट का आपको सुबह शाम दोपहर 2-3, जब तक आपका बुखार नहीं हो जाए, अगर आप नॉर्मल बुखार है ले लीजिए एक टेबलेट, अगर दोबारा से नहीं हो, फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, एक थर्मोमीटर ले लीजिए, खरीद लीजिए एक थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर एक मशीन आती है जिससे आप फिंगर में लगाएंगे, ऑक्सीजन मेजर हो जाती है बॉडी की, जो कि अगर 90 से अबव है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, 90 तक ठीक ठाक रहती है, वैसे 100 मानते हैं लेकिन फिर भी 90-95 तक बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोलो टेबलेट देखिए, एक तो ये आपको लेनी है। दूसरा यहाँ पे ये दूसरा देखिए क्या करना है आपको, जब भी आपको फीवर आए उस टाइम आपको एक और जो डेक्सोना टेबलेट आपको हमेशा मिल जाएगी, डेक्सोना जाएंगे आप, डेक्सोना टेबलेट नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। ये जो डेक्सोना टेबलेट है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़िया इंक्रीज कर देगी, ठीक है, लेकिन ये बाद में कोई फायदा नहीं करेगी। अब जैसे अभी आपको फीवर हो रहा है, आपने 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, अब कोरोना आपको 50% तक अपनी चपेट में ले लिए, उसके बाद में आप ये टेबलेट अगर लेने लग रहे हो डेक्सोना, तो फिर कोई इंपैक्ट नहीं करेगी। जिस दिन आपको फीवर आए उसी दिन आप ये डोलो टेबलेट, पैरास्टामोल, डेक्सोना ये लेकर के आइए मार्केट से, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे मिल जाएगी आपको, ठीक है, इजीली मिल जाएगी, खूब डेक्सोना भरी पड़ी है हर जगह। एक ये रेमडेसिविर नाम चल रहा है इंजेक्शन का, कोई उसकी नौबत ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर में स्टोर करके अभी रख भी रहे हैं तो बिल्कुल उनको निकाल दीजिए, जिन जरूरतमंद है उनको दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ना तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। 1% लोग ऐसे होते हैं, वो देखिए 90% लोग आराम से ठीक हो जाते हैं, 10% ऐसे होते हैं जिनकी हालत खराब होती है, उसमें से भी 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की और इसकी जरूरत पड़ती है, रेमडेसिविर, और वो भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, ज्यादा इफेक्टिव नहीं करता। लोगों ने बहुत रेमडेसिविर लगवाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे हैं, लेकिन फिर भी मर गए हैं। तो ऐसा नहीं कोई आपको रेमडेसिविर बचा लेगा, कोई आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बचा लेगा अगर मरना ही है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन जब भी फीवर आए उस दिन क्या करें, डोलो टेबलेट और डेक्सोना लेके आए, ये लें दिन में 3 बार, बढ़िया से इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। वायरस आपकी बॉडी के अंदर देखिए क्या आपकी बढ़िया इम्यूनिटी है, जो कितना ही खतरनाक वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाए, आपकी बॉडी उसको कचर के रख देगी, बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देगी, छोड़ेगी नहीं उसको, आपकी बॉडी खत्म कर देगी उसको, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देगी उस वायरस को, तो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। तो ये डोलो टैबलेट, डेक्सोना टैबलेट ये लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की आपकी बॉडी के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी देखिए, आप जैसे ही, ऐसा नहीं कि आपने आज नींबू खा लिया वो विटामिन, या फिर आपने कोई सिट्रिक फ्रूट खाया, ऑरेंज खाया, मौसमी,
जैसे ही आपने खाया, देखिए जब आप एक बार जब पूरा दिन निकल जाता है, उसके बाद एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर चुका है आपका, आपकी बॉडी का, उसके बाद ये जो विटामिन सी वो आपकी बॉडी के अंदर रुक के नहीं बैठी रहती है। आपने आज विटामिन सी खाया, वो आपको आज ही काम आएगा, कल आपने खाया वो आपको कल ही काम आएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने विटामिन सी खाया वो 10 दिन तक आपका चल रहा है। विटामिन सी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। एक जिंक टेबलेट्स जो होती हैं, जिंक की आपकी बॉडी के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए आपको कोरोना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जो चीजें बता रहा हूं 5 दिन के अंदर आप ठीक होंगे। 5 से 6वां दिन नहीं होगा, आपको 5 दिन के अंदर अंदर आप रिकवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे एक तो क्या करना है, डोलो टेबलेट, डेक्सोना टेबलेट, एक विटामिन सी की, कोई भी मार्केट में जाइए मल्टीविटामिन जिसके अंदर जिंक वगैरह विटामिन सी सारी चीजें हो, मल्टीविटामिन की टेबलेट्स लेके आ जाइए। ठीक है, मल्टीविटामिन लीजिए, दिन में एक सुबह लीजिए, एक शाम लीजिए। ठीक है, ये जो जिंक है, जिंक आपको कहां से मिलेगा, एग वगैरह खूब आसानी से मिल जाएंगे, अंडे आपको करेक्ट लेकर के आइए। और अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो सर एग वगैरह खाते नहीं है, तो हमारे घर में तो एग चलते ही नहीं है, मरने से अच्छा है कि आप एग खा लें। ठीक है, मरने से तो वो अच्छा है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से एग खाइए। दूसरा, आपको मिल्क, गर्म दूध आपको बार बार पीना है। जो पानी है वो आपको बार बार गर्म पानी पीना है, ऐसा नहीं ठंडा पानी गए ठंडा पानी लेकर के पी लिया। पानी जितनी बार आपको पीना है, गर्म पानी पीना है, उसको बॉईल करके पीना है। ठीक है, तो आपको हॉट वाटर आपको पीना होगा। ठीक है, पानी गर्म पीना है, स्टेम आपको लेनी है। अच्छा, स्टीम कैसे लेंगे, आप सभी के घर में आप सोचेंगे सर स्टेम कैसे लेते हैं, प्रेशर कुकर सभी के घर में होगा, खाना पकाते हैं प्रेशर कुकर होगा ना, प्रेशर कुकर को लीजिए, उसके ऊपर जो सीटी होती है उस ढक्कन को निकाल करके फेंक दीजिए। एक पाइप आती है सूत वगैरह मापने के लिए, घर में मिस्त्री लोग यूज करते हैं चेजे के अंदर, वो पाइप लीजिए, एक पतली पाइप, नहीं तो कोई भी आप ले सकते हैं, पतली पाइप होगी, उस जो सिट्टी वाली जगह है उसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद में क्या होगा, स्टेम है उस प्रेशर कुकर के अंदर से थोड़ा सा प्रेशर उसके अंदर अराइज होगा, निकलने लगेगी। उस प्रेशर को लीजिए, मुंह के अंदर पाइप को डाल के रखिए। ठीक है, मुंह नीचे रखिए, जितना भी आपके गले के अंदर कोई भी खराश वगैरह होगी, जो भी प्रॉब्लम आपको होगी, वो यहाँ पे साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आपने कर ली है बेसिकली, अब देखिए एक नारियल पानी का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर जितना आप देंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी जब मिलेगी आपको, विटामिन प्रॉपर रहेंगे, विटामिन सी रहेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़िया से रहेगी। क्या वायरस कर लेगा आपका, क्या बिगाड़ लेगा वायरस, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये सिम्टम्स जब आने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं, फिर वो बाद में जाके हॉस्पिटल में लेटते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनको लग जाता है, फिर भी उनको कोई बचाने वाला नहीं होता, मरते हैं जाकर के। ठीक है, साफ साफ ये देख रहे हैं ना, इतने लोग मर रहे हैं, ये सारे इसीलिए मर रहे हैं कि इन्होंने पहले जब स्टार्टिंग में इनको सिम्टम्स नजर आए तो बोले कोरोना तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इस तरह की चीजें टेस्टिंग के लिए है नहीं, गवर्नमेंट निकम्मी है, मर चुकी है, पता नहीं कहां जहर खा के मर गई है गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट आपकी मदद करने में नहीं आने वाली, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपके यहाँ कोई गांव के अंदर सरपंच की गवर्नमेंट हो, वो भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाली। ठीक है, तो अपना ध्यान आपको खुद को ही रखना है। जिस टाइम देखिए अब कोरोना आएगा, कोई नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल बात होगी, अब कोरोना पीक पे जा रहा है आपका, सभी घरों के अंदर, सभी गांवों के अंदर आ जाएगा कोरोना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और लगभग आ चुका है, लगभग गांव के अंदर सभी घरों में लगभग बच्चों को, बड़ों को फीवर हो रहा है फिलहाल इस टाइम पे। तो आप ये जो बताया 5 दिन के अंदर अंदर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं कोरोना से। देखिए पहले दिन क्या करना है, जैसे आपको फीवर आए, नारियल पानी लेकर के आना है। जिंक के लिए जो एग वगैरह है, मिल्क है। ठीक है, विटामिन सी के लिए क्या करेंगे, एक आंवला ले लीजिए, आंवला अगर इस टाइम में नहीं मिले तो मुरब्बा वगैरह होता है। ठीक है, नींबू आपको मिल जाएंगे आराम से, लेमन है वो आपको मिल जाएगा, आंवला लीजिए, नींबू ले लीजिए, जितने भी ऑरेंज है, मौसमी है, ये जो फ्रूट है, सिट्रिक फ्रूट जितने भी है, सब में विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये सारे आप ले लेंगे। ये टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, नारियल पानी है वो सुबह शाम दोपहर नारियल पानी, 2-3 नारियल पानी तो कम से कम दिन में पीना ही है। ठीक, 5 दिन के अंदर अंदर आप रिकवर होंगे। और ये जो डेक्सोना और डोलो टेबलेट मैंने अभी बताई है, इनको जरूर लेना है। ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि रिकवर हो जाएंगे। फिर भी देखिए अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है, ये प्रोन पोजीशन आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जो प्रोन पोजीशन है ये आपका क्या करती है कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगी। एक पिलो लीजिए, एक तकिया लीजिए बेसिकली, और यहाँ पे चेस्ट के नीचे देखिए, चेस्ट होती है ना, चेस्ट, इसको दबाएंगे, लंग्स आपके इधर होते हैं, पीछे की तरफ लंग्स चले जाएंगे, लंग्स फ्री हो जाते हैं। ऐसे सोएंगे, अगर इस तरह से सोएंगे तो लंग्स दबे रह जाएंगे, अब वहां से आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। 20% आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो अपने आप इसी तरह से बढ़ जाएगा अगर आपने प्रोन पोजीशन के अंदर लेटेंगे तो। नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। फैन आपके घर में होगा, फैन जो नॉर्मल फैन होता है, जो जिसको आप सामने रख के उसके सामने लेट सकें,
सिर्फ इतना करना है, उस फैन को अपने पास रख लेना है। अगर ज्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस फैन को अपने पास रख लेंगे, उसके सामने इस तरह से प्रोन पोजीशन में लेटेंगे, जो हवा आएगी उसके साथ ऑक्सीजन बहुत है इस एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भरी पड़ी है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी डाल के दे रहे हैं वो भी इस एटमॉस्फेयर से ही आ रही है। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी सिलेंडरों में भरी जाती है इस एटमॉस्फेयर से ही आती है। समझ गए ना, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ये आते हैं, ये इसी काम के लिए होते हैं। ठीक, तो वो जो फैन है उसको थोड़ा पास रख लीजिए, जो हवा आएगी उसके साथ ऑक्सीजन भी आपके उसके। मास्क वगैरह बिल्कुल ऐसा लगा के नहीं रखना है। एक नॉर्मल रूम, सेपरेट रूम अपना ले लीजिए अगर कोई सिम्टम्स है घर के अंदर, ठीक है, बिल्कुल अपने घर के अंदर ही, कोई ऐसा नहीं। और मास्क 3-4 मास्क लगा लेंगे, ऑक्सीजन तो वैसे ही कम हो जाएगी आपकी। फिर मास्क लगा के फिर कहेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, फिर भी उसको मास्क लगा रखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे दिया, क्या फायदा होगा? कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। घर में एक सेपरेट रूम ले लीजिए, वहीं पे अपना काम खुद कीजिए, दूसरों को थोड़ा सा सेपरेट रखिए, उनके पास जाने की जरूरत आपको नहीं है। ये जो मैंने बताया, नारियल पानी आपका, विटामिन सी, एग्स वगैरह आपको रखने हैं, गर्म पानी आपको पीना है, स्टीम का आपको ध्यान रखना है, जिंक का मल्टीविटामिन टेबलेट आपको ले लेनी है, डेक्सोना टेबलेट लेनी है, डोलो टेबलेट आपको ले लेनी है, जो कि बुखार उतारने पर, ये ना मिले तो पैरासिटामोल मिलेगी, वो ले लेंगे। ठीक है, ये सारे आप अगर काम करेंगे तो 5 दिन के अंदर अंदर आपका कोरोना खत्म हो जाएगा। जितने आपके देखिए ये बादाम वगैरह होते हैं, जितने भी नट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे ताकि प्रोटीन की आपकी बॉडी के अंदर कमी ना हो। और बाकी जो जितना लिक्विड फॉर्म में आप ये विटामिन सी ले रहे हैं और जो नारियल पानी वगैरह ले रहे हैं, उससे आपको आपके ग्लूकोज की जो कमी है, डिफिशियंसी आपकी बॉडी के अंदर, वो फुलफिल होती रहेगी। ठीक है, तो अगर कोरोना हो जाए तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर देखिए हमने समझा कोरोना क्या है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन से टाइप के उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, कितने टाइप्स के वैक्सीन हैं, किनको वैक्सीन लेनी चाहिए, किनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, अगर कोरोना हो गया है तो कौन से टाइप के कोरोना से आपको डरने की जरूरत है, और कोरोना अगर हो गया है तो कैसे आप उससे उसे रिकवर कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, कवर करिए इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, चाहे एक और वीडियो आपकी बनानी पड़े, लेकिन उन क्वेश्चंस को हम दोबारा से लेकर के और उनको सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वीडियो है उन सभी लोगों तक फैलाइए जितने लोग आपके टच में हैं, जितने संपर्क में हैं, जिन लोगों को आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, सभी तक इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिए, फैलाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।